हमने भी यह सोचा था कि 370 और 35 एक कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि इन पार्टी ने हमें यकीन दानी दी थी कि 370 कश्मीरियों का है। मुझे बताइए, जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35 ए को हटा दिया गया, 4 तारीख को ये और मसूदी साहब वहां मोदी जी के पास कौन सी मीटिंग करने गए थे? इन्होंने आज तक इस बात का, इस सवाल का जवाब नहीं दिया। 1400 नौजवान हैं जो जेलों में बंद हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, हमने अपनों को मरते हुए देखा है, हमने अपनों को जेलों में देखा है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे इब्तिदाई मरहले में सहाफत से लेकर ये जो सियासत तक का सफर था, ये कैसे? देखिए, अगर बात की जाए तो आप जब एक सहाफी बनते हैं तो आप उस वक्त सोचते हैं कि आप लोगों के बारे में काफी सोचते हैं, काम करेंगे, जो मतलब ग्रीवेंसेस होती हैं वो आप कवर करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाता है। अगर आप लोगों के मसले व मसाइलों को आगे उजागर करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट तक पहुंच सके, कई बार पहुंचता है, कई बार नहीं पहुंचता है। तो कुछ लोगों के जो मसले होते हैं वो हल नहीं होते हैं। अगर आप कुछ अपने लोगों के लिए, अपने कश्मीरियों के लिए कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे लगा था कि जो पॉलिटिक्स है उसमें आना बहुत जरूरी है। तो क्यों अपनी पार्टी ही क्यों आपने चूज? देखिए, मैं एक बात बोलूंगी आपको कि अपनी पार्टी एक नई जमात है, पिछले 4 सालों से ये ग्राउंड पे काम कर रही हैं, और अपनी पार्टी में आने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि हमने देखा कि 70 सालों से जो पार्टियां काम कर रही थी, जैसे जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या दीगर पार्टीज है, उन्होंने 70 साल क्या किया, और उसके बावजूद हर एक शख्स, हर एक वो पढ़ा लिखा जानता है कि 70 सालों में क्या हुआ। मैंने भी यही सोचा कि अपनी पार्टी में ये एक नई जमात है, तो अगर ये लोगों के लिए कुछ करती है, मेरा भी यही शऊर है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं, तभी जाके मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन की। तो ये आपसे जानने की कोशिश करें, जिस तरह आप ने कहा कि पिछले 75 सालों में आम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि जो पॉलिटिशियंस थे उनका इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है? क्यों जो नौजवान उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि 70 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, कश्मीरियों ने क्या कुछ नहीं देखा। आज जो यहाँ पर बड़े बड़े जलसों में ये बता देते हैं कि हम जी पीएसए को हटाने वाले हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को वही लोग लाने वाले हैं जो लोग आज ये कहते हैं कि पीएसए को हटाने वाले हैं। आप मुझे बताइए, टाडा पोटा क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो सबसे दुखद बात यह है कि हम जब उस वक्त को याद करते हैं ना, मास रिगिंग, हर एक शख्स जानता है, हर एक शख्स वो चीज जानता है कि जिस वक्त उमर अब्दुल्ला ने एयरपोर्ट के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उसमें नीलोफर और आसिया का मसला आज तक उजागर हुआ क्या? आज तक इन्होंने बात की? आज तक इन्होंने नौजवानों के बारे में बात की जो पिछले कई सालों से जेलों में बंद है? 1400 ऐसे बंदे हैं जो इस वक्त जेलों में बंद है, उसमें अगर बात की जाए 750 वो लोग हैं जो बड़े बड़े जेलों में बंद है। ये तो यहाँ पर वकालत करते हैं कि हम लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों से वोट लेंगे, हम जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। देखिए, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाला है, आप मुझे बताइए 3 एमपी किसके थे अभी तक? अभी भी 1 मंथ है बाकी, अभी 1 मंथ है बाकी। फारूक अब्दुल्ला साहब अभी भी एमपी है। मुझे बताइए, 370 और 35 ए को हटाया गया। कश्मीरियों के लिए सबसे बड़ा वो जो धोखा था 70 सालों से कि 370 35 से चोन इज़्ज़त म्योन इज़्ज़त 73 सेल्फ रूल ऑटोनॉमी, ये सब सुन सुनकर हमने भी यह सोचा था कि 370 और 35 एक कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि इन पार्टी ने हमें यकीन दानी दी थी कि 370 कश्मीरियों का है, ये यहाँ पर एक जरूरी मायने रखता है। उसके बाद क्या हुआ? जो लोग ये 3 एमपी होकर जिन्होंने 370 को अभी 70 सालों तक महफूज नहीं किया था, मुझे बताइए वो 370 को वापस क्या लाएंगे? अब ये लोगों को कैसे बेवकूफ बनाएंगे? देखिए, मैं लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि हमेशा ये कहा जाता है कि यहाँ पर वाहिद एक ऐसी पार्टी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसको बार बार टारगेट किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर जितनी भी पार्टियां हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है। आप हमें बताइए, इन पार्टीज को सपोर्ट नहीं मिलता अगर इन्होंने लोगों के हित में काम किया होता? आप मुझे बताइए, कल जाके नॉर्थ कश्मीर के तमाम प्रोग्राम्स कैंसिल होते हैं। क्यों कैंसिल होते हैं? सिक्योरिटी की वजह से।
सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम्स कैंसिल होते हैं, जिसमें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ, उसमें पीसी का भी प्रोग्राम कैंसिल हुआ। लेकिन उन्होंने क्या विक्टिम कार्ड खेला, कहा वहां पर लोगों के सामने, देखिए जी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसपे बड़े अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये अभी भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मंशूर है दफा 370 को लेकर? देखिए दफा 370 हमें भी दुख है, लेकिन कश्मीरियों को ये चीज समझनी चाहिए कि जो 70 सालों में महफूज नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि टेम्परेरी है। जिन लोगों ने आज तक अपनी कुर्सियों के लिए हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उस रास्ते पर रखा जहां पर उनको गन उठाने के लिए भी मजबूर किया, हथियार उनके हाथों में थमा दिए गए, खुद तो ये कुर्सियों पे बैठ गए क्योंकि पावर। आप मुझे बताइए, पीएचडी बनाई गई, किस लिए बनाई गई? हम जी सब लोग मिलकर यहां से जाएंगे, बीजेपी को बाहर करेंगे, हम 370 के लिए लड़ेंगे। फारूक साहब ने क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम किया, अभी क्या ये नौजवानों की बात करेगा? क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम किया, ईडी से बचने के लिए इसने क्या किया? पीएचडी तोड़ी, महबूबा जी को बाहर रखा। देखिए मैम, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। देखिए आप दो बड़ी पार्टीज पीडीपी और एनसी को तनकीद का निशाना बना रही हैं। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे नजर डालें तो आपके जो रहनुमा हैं वो भी इस पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, उनका कैरियर भी वहां पर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां आप समझ रहे हैं कि उन्होंने की है, कहीं ना कहीं आपके रहनुमाओं की का भी उसमें हाथ रहा। मुझे बताइए कि अल्ताफ साहब पीडीपी में थे, जो आपका मानना है, बिल्कुल थे। और अल्ताफ साहब खुद पार्टी छोड़ के नहीं आए कि वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, नहीं, अल्ताफ साहब को पीडीपी से निकाल दिया गया था। क्यों? 2016 में 206 नौजवानों की जब मौत हुई, जब वो शहीद हो गए, उस वक्त महबूबा जी से पूछा गया कि आपने तो लोगों से कुछ और वादा किया था, तो आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ठीक है, जब आपकी प्रेसिडेंट आपका नहीं मानती है, जब आपकी प्रेसिडेंट, पार्टी की प्रेसिडेंट उस वक्त इस बात पर तैयार नहीं थी, तो उनको पार्टी से इन लोगों को निकालना पड़ा। जिस वक्त, मैं आपको एक बात बोलूंगी, 370 के बाद तमाम पार्टियां कहां थी? कहां थे? आप मुझे जवाब दीजिए। जेल के पीछे थे। जेल के पीछे ज्यादा टाइम नहीं थे, उसके बाद तो ये बाहर के मुल्कों में थे। उस वक्त सिवाय एक बंदा जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, यहां से जाके लोगों को ये कहा, लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था उस वक्त, लेकिन लोगों के लिए उठे। उन्होंने क्या किया? नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, यहाँ की जमीनों के लिए लड़े, और लोगों को इस चीज से मतलब बिल्कुल बिना डर ये बोला, मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, मैं होम मिनिस्टर से मिला। क्यों मिला? जिन पार्टी ने 70 सालों से हमें भेज भेज कर अपनी कुर्सियों पर बैठते रहे, जिन्होंने कश्मीरियों के खून के साथ इन्होंने होलियां खेली, लोगों के सामने अल्ताफ बुखारी साहब आए और डायरेक्टली ये बात कही, हाँ जी मैं मिलने गया, क्योंकि आपका काम है, उनकी सरकार है, अगर आपके काम है तो वहां तो जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर सेंट्रलाइज्ड पार्टी टैग लगता है कि ये शायद बीजेपी की सेंट्रलाइज्ड पार्टी है, तो क्या कहेंगे आप? मुझे बताइए, कल जाके सरकार बनती है, इलेक्शन होंगे, सरकार बनती है, आपको लगता है कि ये उनके साथ नहीं जुड़ेंगे? मैंने आपको बोला, फारूक साहब ईडी से बचने के लिए, क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन कोई छोटा स्कैम नहीं था, उसमें जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों का फ्यूचर तबाह करने वाले ये लोग हैं। ईडी से बचने के लिए इसने पीएचडी तोड़ी ताकि कल जाके ये बीजेपी से हाथ मिलाए। आप मुझे बताइए, जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया, 4 तारीख को ये और मसूदी साहब वहां मोदी जी के पास कौन सी मीटिंग करने गए थे? इन्होंने आज तक इस बात का, इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और उसके बाद 5 अगस्त को ही 370 और 35A को हटा दिया गया। अभी भी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एक काम करे, वो एक नया मैनिफेस्टो लेके आ जाए, जिसमें वो लोगों को कम से कम ये क्लियर कर दे कि उनका मंशूर क्या है आगे। 370 सुन सुन के अब लोग भी थक गए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बोलूंगी, नौजवान जिसको पता है उसके साथ क्या अत्याचार हुआ, आप मुझे बताइए। टेलीविजन्स यहाँ पर तरस रहे थे, सड़कों पर तरस रहे थे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्या पीडीपी ने कभी उस पर आवाज उठाई? वो यहाँ पर अल्ताफ साहब ने उन टेलीविजन्स के साथ वादा किया, वो इख्तिदार में आते हैं, उनका मामला पहले हल करेंगे, लेकिन इन लोगों ने कभी उनके लिए बात ही नहीं की। आप मुझे बताइए, इनको पता है उन फैमिलीज का जो ये आज घर घर जाते हैं ये देखने के लिए कि हमें वोट दीजिए,
हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, हमें वो छीना गया, ये छीना गया, वो लोगों का खून था, वो तो जाता ही। अब ये मसला है, ये आज जाते हैं, क्या इनसे पूछिए, क्या आप कभी उस फैमिली के पास गए जिन लोगों ने आपकी हुकूमत में काफी अरसा पहले उनके हाथों में जो गन थमा दिए गए थे, यहाँ पर एक नैरेटिव बनाया गया था, आज क्यों नहीं है? आप क्या उस फैमिली के पास गए? आप उस माँ के पास गए? यहाँ पर 700 के करीब लड़कियां जिन्होंने पैलेट में अपनी आंखें खोई है, क्या ये उनके पास गए? मुझे बताइए, जो माँ यहाँ से जाती है, तिहाड़ जेल जाती है अपने बेटे से मिलने के लिए, क्या ये उस माँ के पास जाने के लायक है? क्या ये उस माँ से वोट मांग सकते हैं? जो भी कुछ किया धरा है, इनका किया धरा रहा है। मुझे लगता है कि इनको एक नया मैनिफेस्टो लाना चाहिए जिसमें ये लोगों को एक्चुअली एटलीस्ट कंफर्म करे कि है क्या। मैम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जहां आप का ये मंशूर है कि जो भी जेलों में लोग हैं उन्हें रिहा करना है। मैं इंजीनियर रशीद की बात कर रहा हूं जो खुद जेल के pीछे हैं, लेकिन यहाँ सजाद बुनी लोन साहब को आप सपोर्ट दे रहे हैं, वो उस उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे हैं जो खुद जेल में है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंजीनियर रशीद साहब के लिए अल्ताफ साहब ने आज तक हमेशा बात की है, ये कोई छुपा हुआ झूठ नहीं है, ये एक सच है जो आपको मानना पड़ेगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर कंटिन्यूअसली आप चेक करिए कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हमेशा जो जेलों में बंद है उनके बारे में बात की है। इंजीनियर रशीद साहब को धोखा किसने दिया? वो यही लोग थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, वो तो खुद कुर्सियों पे बैठ गए, उनको भी धोखा मिला। रशीद इंजीनियर साहब जानते हैं, यहाँ पर वाहिद अल्ताफ बुखारी साहब जो 4 सालों से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे वो मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए कुछ करें। अगर आपकी सच्चाई सामने आ जाती है तो आप तो ये कहेंगे ये ए टीम बी टीम। आप मुझे बताइए, इन्होंने बी टीम या सी टीम किसको नहीं कहा? इनका मानना है कि वाहिद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ पर इन्होंने पीएचडी बनाई। पीएचडी इसलिए बनाई, 370 को वापस लाएंगे, दिल्ली चले गए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद क्या हुआ? कुर्सी पे लड़ाई करने के बाद पीएचडी तोड़ी, क्योंकि फारूक साहब को पता था कि ईडी वाले छोड़ने वाले नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन से कैंप किया, नौजवान सवाल पूछने वाला है, वही नौजवान इनको तमाचा मारेगा। मुझे बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, ये 3 एमपी इनके थे, मुझे बताइए 5 सालों में इन्होंने क्या किया जो आज ये लोगों के पास जा रहे हैं? कम से कम लोग इतना तो सोचे कि जो अभी भी इनके पास 1 महीना है, 1 महीना इस वजह से है क्योंकि अभी एमपी थे, फारूक साहब खुद एमपी थे। मुझे बताइए, कब आपने देखा कि फारूक साहब लड़ रहे थे? 1400 नौजवान हैं जो जेलों में बंद हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, हमने अपनों को मरते हुए देखा है, हमने अपनों को जेलों में देखा है, हमने उन बच्चियों को तरसते हुए देखा है। उनके लिए कुछ करना, अगर आप सहाफत में हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इस चीज ने आपको बहुत परेशान किया है क्योंकि आंखों में आंसू आने लगे। देखिए, मामला यह है कि कश्मीर में ऐसा है कि अगर एक घर में प्रॉब्लम है, दूसरी जो फैमिली होती है वो सोचती है कि चलो इनको प्रॉब्लम है, हमें इसके साथ क्या। इसलिए तो आज यहाँ तक जम्मू कश्मीर पहुंच गया। मुझे लगता है कि अगर लोग एकजुट कर, हमारे वो नौजवान एकजुट कर, हाँ ऐसा है कि हर कोई कहता है कि ये भी बीजेपी की पार्टी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप बताइए उनकी सरकार उनका वो इक्तदार में है, आपके काम लेके वहां जाना है। यहाँ पर नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने ही लाया, और आगे भी कह रहे हैं जब तक वो इक्तदार में है तब तक आप लोगों के कामों के लिए वहां तो जाना पड़ेगा। और हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो आपने पहले ही समझा, जो 4 सालों से है, जो अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक काम नहीं किया है, अभी तक हमने काम इस पे चल रहा है, लेकिन अभी भी 1400 ऐसे नौजवान हैं जो जेलों में बंद है। अब तमाम पार्टी ने ये उठा लिया है कि जी अब तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी है वो जो जेलों में बंद है उनको निकालने की बात करें, उन्होंने भी वही उठा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है।